गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा एवं उसके प्रकारों के बारे में मैं समझाऊंगी। बच्चों, संज्ञा सर्वनाम आपने बचपन से ही पढ़ी है, 5th में भी पढ़ी है, 6th में भी पढ़ी है। और आज हम, क्योंकि ये हमेशा आपकी परिभाषा आती है, तो आज हम आपको संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में वर्गीकृत करेंगे, समझाएंगे। आप लोग इसको समझिएगा। संज्ञा की परिभाषा किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक, किसी प्राणी, स्थान, प्राणी यानी व्यक्ति, स्थान किसी भी जगह, वस्तु कोई भी वस्तु हो सकती है, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा बच्चों किसी का भी नाम, हर किसी न किसी चीज़ को हम नाम देते ही हैं, चाहे मेज, कुर्सी या स्थान जैसे आगरा, दिल्ली, किसी भी वस्तु को किसी न किसी नाम से हम पुकारते, तो जो कुछ भी है सबका नाम संज्ञा ही है। संज्ञा की छोटी सी परिभाषा में सब कुछ निहित हो गया। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अब ये आपने संज्ञा की परिभाषा समझी, इसको आपको याद भी करनी है। आप भूल गए होंगे तो फिर से आप इसको याद आपको करनी है। संज्ञा के भेद यानी प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की मुख्य रूप से होती है। पहली कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी जातिवाचक संज्ञा। तीसरी भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से आपको पता चल रहा है किसी व्यक्ति के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, बोध यानी उसके बारे में बताया जाए, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? विशेष का बोध कराती है। क्या है? किसी विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराती है या विशेष चीज का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीना आदि के नाम भी आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सब भी आते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप समझ गए, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा कितने प्रकार की? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो हमने पहले किसको पढ़ा? व्यक्तिवाचक। पहले हमने संज्ञा की परिभाषा को समझा, किसी वस्तु, स्थान आदि गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद में हमने संज्ञा के भेद यानी प्रकार बताए। प्रकार में आपको 3 प्रकार बता दिए। व्यक्तिवाचक, तो व्यक्ति से, स्थान आदि के व्यक्ति का बोध कराने वाले को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको याद हो गई होगी और आपको इस वीडियो को बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है। अब है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक से आपको समझ में ही आ रहा है, जिस संज्ञा शब्द से
किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी संज्ञा शब्द से जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय, आदमी, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। प्रायः जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु, पक्षियों, फल, फूल, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम भी आते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा आपने समझी, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। प्रायः गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमृत भाव तथा क्रिया के मूल रूप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आपने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, संज्ञा के प्रकार पढ़े, भाव, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है, तीनों को आपको समझा दिया। अब भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। भाववाचक संज्ञा की रचना इस प्रकार होती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में क्या अंतर है? जैसे जातिवाचक संज्ञा में शिशु और भाववाचक में क्या हो जाएगा? शिशुता। विद्वान जातिवाचक संज्ञा में, उदाहरण के लिए विद्वत्ता, भाववाचक संज्ञा। मित्र जातिवाचक, मित्रता भाववाचक। पशु जातिवाचक में और भाववाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा? पशुता। पुरुष जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा क्या हो गई? पुरुषत्व। लड़का जातिवाचक संज्ञा और लड़कपन भाववाचक संज्ञा। बच्चा जातिवाचक संज्ञा और बचपन क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है तो 4 मैंने आपको उदाहरण बताए। जैसे दानव क्या है? जातिवाचक संज्ञा, और दानवता क्या हुई? भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा और बुढ़ापा क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। अब सर्वनाम से किस तरीके से? जैसे सर्वनाम से जातिवाचक और भाववाचक बनाएंगे तो मम, भाववाचक में क्या हो जाएगा? ममत्व। आप जातिवाचक सर्वनाम से तो हो जाएगा आपा। 1-2 उदाहरण, बाकी आपको मेन तो आपको परिभाषा और व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ये सभी आपको करनी है। अब विशेषण से कैसे समझाने के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। विशेषण से क्या होता है? विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। आपने पढ़ाई होगा 7th क्लास में। तो भयानक क्या है? विशेषण। और भाववाचक संज्ञा क्या हुई? भय। चालाक विशेषण
सर्वनाम से और चालाकी भाववाचक में, इस प्रकार से। ठीक है, क्रिया से एक दो उदाहरण सुना बताती हूँ। सुनना क्रिया से, सुनवाई भाववाचक। गिरना, गिरना गिरावट। चलना चाल। कमाना कमाई। ये आपका क्रिया से हुआ। अब अव्यय से किस किस प्रकार से है? दूर दूरी, ऊपर ऊपरी। इस प्रकार बच्चों आपके छोटे छोटे मैंने उदाहरण बताए हैं। आपको तो सिर्फ संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद याद करने हैं और छोटे छोटे आपको जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है वो मैंने आपको बताई है। बच्चों आपको अपनी कॉपी पर आपके पास में व्याकरण की 8th की या 7th की जो भी आपको बुक मिलती है उसमें से आपको ये संज्ञा की परिभाषा और उसके प्रकार करने हैं। अब नेक्स्ट हम लेते हैं सर्वनाम। दूसरा टॉपिक है आपका संज्ञा के बाद में सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? देखिए, सर्वनाम की क्योंकि मैं आपको दो दो इसलिए ले रही हूँ क्यों पहले आपके पढ़े हुए हैं, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास से ही संज्ञा सर्वनाम, इसलिए दूसरा टॉपिक भी मैं आपका सर्वनाम ले रही। परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, उसका आदि। बच्चों आप भूल भी गए होंगे 6th में, 7th में, 5th में ये आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, क्रिया सब ही पढ़ी हैं। फिर भी उसके बाद भी आपको दूसरी नेक्स्ट कक्षा में, क्योंकि ग्रामर हमेशा वही रहती है, थोड़ी बहुत बढ़ती है और घटती जाती है क्लास के अनुरूप, तो ग्रामर का पोर्शन हमेशा, व्याकरण का पोर्शन हमेशा वही रहता है, तो हमें कभी भूलनी भी नहीं चाहिए, इसलिए ये बार बार याद आपको कराते हैं। सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये आपको मैं बताती हूँ। सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यानी सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष तुम, तेरा, ऐसे आएगा। अन्य पुरुष वह, उसे, जो, सो, उसकी, कौन, किसे, स्वयं, स्वतः। ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है उसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, सब, हम लोग आदि। अब मध्यम पुरुष क्या है? जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए
जिसके बारे में कुछ लिखा जाए उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, आप सब क्या है? मध्यम पुरुष। जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए, किसी को संबोधित हम करते हैं, किसी बात को कहते हैं जिससे बातों की जाए, जिसके बारे में कुछ लिखा जाए, उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। अब अन्य पुरुष क्या है? जिसके बारे में बात की जाए। किसके बारे में? जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे, लोग, ये सब। ठीक है। तो आपका पहला पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने आपको समझाया, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में समझाया। अब दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निकट की वस्तुओं के लिए ये, दूर की वस्तुओं के लिए वे। ठीक है। तो निश्चयवाचक ये और वे, निश्चय यानी कि किसी चीज का निश्चय किया गया हो। अब आपका थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई सर्वनाम का प्रयोग प्रायः प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे कोई उसे बुला रहा है। ठीक है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। किसके लिए होता है? वस्तु। जैसे कुछ केले यहाँ पड़े हैं, कुछ रुपए दे दो, आदि। अब है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो, जिसे, जिसका, जिसको, जो सोएगा सो खाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है, ऐसे। अब है आपका फिफ्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम से आपको पता चल रहा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, कौन। वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है? कल तुम किससे बात कर रहे थे? आज तुम्हें क्या चाहिए? नेक्स्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक
अपने लिए करते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आप मेरे घर कब आएंगे। इन वाक्यों में अपनी तथा मेरे शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको संज्ञा सर्वनाम दोनों की परिभाषा, दोनों के प्रकार, दोनों के बारे में बताया। फिर से मैं आपको एक बार दोहरान कराती हूँ कि संज्ञा क्या है। ठीक है, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो गया होगा। संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक से जिन संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों, वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आपको तीनों परिभाषाएं समझा दी, तीनों के प्रकार समझाए और एक एक जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है, सर्वनाम से किस प्रकार बनती है, विशेषण से किस प्रकार बनती है और क्रिया से किस प्रकार बनती है। एक एक दो उदाहरण आपको इसमें से समझने हैं ताकि आपको संज्ञा समझने में कोई दिक्कत ना हो। फिर मैंने आपका दूसरा टॉपिक सर्वनाम लिया। तो सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। आपको बहुत अच्छे से याद आ रहा होगा, बार बार मैं आपको दोबारा से दोहरान करा रही हूँ, याद करा रही हूँ। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, उसका आदि। ठीक है, अब सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक आदि। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक एक डेफिनेशन को, परिभाषा को समझना है और करना है। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बताया मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। इन तीनों में से आपको बताया कि जिन सर्वनामों का प्रयोग करने वाले, सुनने वाले व जिनके विषय में कहा जाए के स्थान पर उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम बोलने वाला, लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है, उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मध्यम पुरुष किसी को संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए, जिसके बारे में कुछ लिखा जाए, उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर
निश्चय संज्ञित करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। थर्ड है आपका वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसका कोई निश्चित समय ना हो, जिस सर्वनाम में किसी ऐसे व्यक्ति पदार्थ का बोध होता हो उसके विषय में निश्चित सूचना नहीं हो। यानी अनिश्चय का मतलब कोई निश्चित नहीं हो। निश्चित का मतलब कि वह व्यक्ति इस समय पर आएगा, 6 बजे आएगा, तो इसमें क्या है, निश्चित। और एक कोई भी व्यक्ति ट्रेन से किसी भी टाइम आ सकता है, कोई पता नहीं, तो उसमें क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। और निश्चित में कि सुबह 6 बजे आएगा, तो इसमें क्या है, एक निश्चित की संज्ञा दी गई। अनिश्चित में किसी भी समय का पता नहीं, किसी भी समय आ सकता है। ठीक है, तो आपको जिस सर्वनाम में किसी वैसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है उसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम जो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, दोबारा बच्चों मैंने आपको दोहरान कराया क्योंकि संज्ञा की परिभाषा भी छोटी होती है, सर्वनाम की परिभाषा भी छोटी होती है और मुझे पूरे 30 मिनट कंप्लीट करने हैं, तो आपको मैंने दोबारा समझाया है, तो आप इन सबको याद करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, कल तुम किससे बात कर रहे थे, आज तुम्हें क्या चाहिए। इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपने देखा जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, क्या, कौन, कैसे, कब, तो इसमें प्रश्नवाचक की बात कही जाती है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता लेखक अपने लिए करते हैं निजवाचक कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको आज व्याकरण में से आज ही शुरू किया है। अब तक आपके मैंने बसंत पुस्तक में से 7 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, 7 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं जिसके क्वेश्चन आंसर ये तक आपके कंप्लीट हो गए होंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट पेपर आपका लिया गया था 9 तारीख को सबमिट नहीं किया है, प्लीज़ अपना टेस्ट पेपर ऐप पर सबमिट कराएं, अन्यथा आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। आपके लिए आपके मार्क्स बहुत ज़रूरी हैं। तो बच्चों, जिन बच्चों को जिन्होंने नहीं किया है या जिनका पेपर रह गया है, सबमिट नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बार मुझसे संपर्क कर ऐप पर किस प्रकार डालना है वो आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आपको संज्ञा की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा व्याकरण की कॉपी पर करनी है। आपको 2 कॉपी मैंने बनवाई थी, तो एक कॉपी में तो आपको बसंत के पुस्तक के प्रश्नोत्तर करवाए हैं और दूसरी कॉपी आप बना लीजिए, तो उसमें आपका व्याकरण के मैं कराऊंगी, जिसमें आज मैंने आपको संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा कराई है, तो आप दोनों उसको कॉपी पर लिख लेंगे। मैं आपको होमवर्क में भी संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा दूंगी, वो आपको करना है। ठीक है, और
जिन बच्चों का चैप्टर 6 तक को क्वेश्चन आंसर कंप्लीट नहीं है, वे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके मुझे होमवर्क सेंड करें। और कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर बता दें। धन्यवाद बच्चों।